आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से प्रकार के हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, उसके लिए कौन सा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो कांस्टेंट होगा, उसका रिलेशन पीवी रिलेशन क्या होगा, साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और पीवी डायग्राम, ये सारे चीज़ों का हमने डिस्कशन कर रखा है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है या अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही क्या होता है, आपका जो डायग्राम जो मिलता है वो सेम मिलता है। चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। जैसे मैं अगर बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू, जैसे एन आर टी अगर लिख रहा हूँ तो टी तो आपका कांस्टेंट होगा, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। ये कुछ इस प्रकार से, तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ऐसा बनेगा, ऐसा इधर पी है और इधर आपका वी है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, ये है सपोज आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होता है, स्टेट इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अगर इसको मैं अकेले छोड़ दूँ कुछ इस प्रकार से वी टू द पावर गामा, तो ये देखिए पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर गामा, ये कुछ इस प्रकार से है आपका। तो इसका भी डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। पी और वी में जो रिलेशन है उस हिसाब से इसका जो डायग्राम है, पीवी डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोनों डायग्राम तो एक ही बन रहे हैं। तो अगर दोनों ये प्रोसेस एक साथ अगर हो रही हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया आपका और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, दोनों जो है अगर प्रोसेस अगर एक साथ हो रही हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस हमने लिया, उसमें एक जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है या दूसरा जो है और क्या हो रहा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइन जो है, कौन सा यहाँ पे कर्व जो है वो किसका है, एडियाबैटिक प्रोसेस का है, और कौन सा कर्व जो है किसका है, आइसोथर्मल प्रोसेस का है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इसी को देखते हैं कि हमको कैसे पहचानना रहता है। जैसे मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो पी वी इक्वल्स टू कितना है आपका, एन आर टी है, ठीक है। अब जैसे मैं पीवी डायग्राम अगर मैं ले रहा हूं तो पीवी डायग्राम का जो स्लोप जो होगा वो कैसे दिया जाएगा, दैट इज डी पी अपॉन डी वी, यही होगा, दैट इज नथिंग बट योर डी पी अपॉन डी वी। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, पी डी वी प्लस वी डी पी, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। और ये तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये तो टी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एन आर भी तो कांस्टेंट ही है, तो एन आर क्या हो जाएगा, टी जो है कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं इसको वी डी पी को अगर अकेले छोड़ दूँ और इधर इसको लेके चले जाऊँ पी डी वी को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डी पी अपॉन डी वी दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। किसका स्लोप है, ये पी वी डायग्राम का स्लोप है ना, ये क्या है आपका स्लोप है, सॉरी डी पी अपॉन डी वी होगा ना, ये डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, ये डी वी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये क्या है आपका स्लोप है। तो स्लोप क्या मिला आपको, दैट इज डी पी अपॉन डी वी दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी मिला। ये क्या किसके लिए हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। अब सपोज हम अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, डी पी वी टू द पावर गामा प्लस गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, और ये पी भी आएगा यहाँ पे इंटू पी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, डी पी और वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, पी सामने लिख देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। डी वी को इधर ले आओ तो डी वी अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डी वी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी टू द पावर गामा और गामा वी गामा माइनस 1। तो देखिए वी टू द पावर गामा, वी टू द पावर गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वी टू द पावर माइनस 1 बचेगा, उसको मैं नीचे ले आता हूँ, है ना, और यहाँ पे ये माइनस भी होगा, क्या इधर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा आपका गामा
P, यहाँ पे गामा है, ये P और नीचे क्या बचेगा आपका V बचेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। dP अपॉन dV कितना मिल गया आपको, माइनस गामा P अपॉन V, और dP अपॉन dV इसमें कितना मिल रहा था, माइनस P अपॉन V। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ठीक है, या बोल सकते हैं ज़्यादा निगेटिव है, या आप बोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा ढलान होगा, जिस कर्व में ज़्यादा ढलान होगा वही कर्व क्या होगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का होगा। चलिए अब देखते हैं, सपोज मैं अगर दो कर्व यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, है ना, कुछ इस प्रकार से अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूँ, ये हो गया, एक कर्व ऐसे जा रहा है, सपोज ये कर्व इधर आ रहा है, और इसमें आपको बताना है एक कर्व ऐसा कुछ निकल रहा है और दूसरा कर्व जो है ये कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल रहा है। ये आपका चार कर्व हो गए, है ना, एक कर्व हो गया, दो कर्व हो गया, तीन कर्व हो गया, ये चौथा कर्व हो गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा कर्व जो है वो किसके लिए है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कौन सा कर्व जो है कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे मैं इसको नंबर 1 अगर दे दूं, है ना, इसको मैं अगर नंबर 1 दे दूं, इसको मैं नंबर 2 दे दूं, दिस इज़ नंबर 3 एंड दिस इज़ नंबर 4, ठीक है क्या। चलिए अब ये देखते हैं, इसमें ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है क्या। आगे देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, समायतनिक प्रोसेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं समदाबी, ठीक है, समायतनिक। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए किसमें स्लोप ज़्यादा है, जो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वही क्या होगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो नंबर 3 जो है, ये जो 3 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, इसी में ढलान ज़्यादा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल, है ना, समतापीय। और इसको क्या बोलते हैं एडियाबैटिक को रुद्धोष्म, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है क्या। चलिए तो ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। पीवी डायग्राम में आपको जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, है ना, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। किसका ज़्यादा होता है आपका एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, चेक इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ पीवी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम फॉर गिवन वीटी डायग्राम, ठीक है। कौन सा डायग्राम दिया गया है आपको, वीटी डायग्राम दिया गया है, और उस वीटी डायग्राम के लिए आपको क्या निकालना है, पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको वीटी डायग्राम दिया हुआ है, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा यहाँ तक, और ये ऐसा, कुछ इस प्रकार से। ये सीधी लाइन है, है ना, ये वाली लाइन जो है वो आपकी सीधी लाइन है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और इसमें ए बी सी डी, ये कुछ इस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालना है पीवी डायग्राम, है ना। पीवी डायग्राम कैसे निकालेंगे इसके लिए, और पीटी डायग्राम इसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की अगर मैं बात करूं,
ए बी अगर लाइन की बात करूं तो ए बी लाइन में क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आपका v बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका t बढ़ रहा है। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या इसमें, मतलब v जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो t का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और अगर ऐसा अगर हो रहा है तो p में क्या चेंजेस हो रहा है ना, ये देखिए पीवी डायग्राम बनाना है तो p जो है v के साथ कैसे चेंज होगा ये हमको निकालना रहेगा। अब तो ए बी पार्ट के लिए हमको पता चल गया कि v जो है बढ़ रहा है। ए बी पार्ट के लिए क्या पता चल गया कि v हमारा जो है वो बढ़ रहा है, तो P का क्या रिलेशन होगा इसमें, तो P का निकालने के लिए हमको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है NRT से। तो ए बी पार्ट के लिए अगर मैं देखूँ तो v को बढ़ाने से t बढ़ रहा है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो p का क्या होगा, वहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि p कैसे कांस्टेंट हुआ। p कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि v को बढ़ाने से हमारा क्या हो रहा है, t बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे तभी तो ये रिलेशन आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका BC वाला पार्ट। ठीक है, तो BC पार्ट में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका टेम्परेचर, ये सीधी लाइन है टेम्परेचर पे, है ना, टेम्परेचर पे एक सिंगल लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या होगा आपका कि T यहाँ पे कांस्टेंट होगा, T क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और अगर T हमारा अगर कांस्टेंट है, T अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू जो NRT जो होता है, यहाँ से अगर T कांस्टेंट हो जाए तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या हो जाएगा आपका, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे P को बढ़ाने से V घटेगा। ठीक है, क्लियर है क्या, या P को घटाने से V बढ़ेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका CD पार्ट। CD पार्ट में क्या हो रहा है उसको देखिए। CD पार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है आपका, ये डाउन जा रहा है, ये क्या हो रहा है आपका डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसी सीधी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, तो ये फिर से क्या देगा आपको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T देगा। और यहाँ पे P क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, P क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे P अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V घट रहा है तो T भी घट रहा है, V घट रहा है तो T भी घट रहा है। तो CD पार्ट के लिए क्या हो रहा है आपका, V क्या है हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये V जो है इधर डिक्रीज हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है T जो है वो भी क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और P की बात करें तो P यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। अब DA पार्ट की बात करते हैं, DA पार्ट। ठीक है, तो DA पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट हो रहा है, तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा, V क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना, किसकी बात करूं, अगर PV इक्वल्स टू NRT की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो P हमारा कांस्टेंट हो गया। P अगर कांस्टेंट हो गया तो सॉरी V हमारा कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे जैसे आप P को बढ़ाओगे वैसे वैसे T क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे आप P को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा T जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो सारा रिजल्ट आपको मिल गया है कि AB पार्ट में क्या हो रहा है, BC का पार्ट में क्या हो रहा है, CD पार्ट में क्या हो रहा है, और DA पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करते बन जाएगा यहाँ। चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे PV डायग्राम यहाँ पे बनाने वाला हूँ। कौन सा डायग्राम बनाने वाला हूँ, मैं PV डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो PV डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो PV डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है आपका, जैसे AB पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो AB पार्ट में आपका क्या है P कांस्टेंट है, AB पार्ट में क्या है आपका P कांस्टेंट है। तो ये मैं कांस्टेंट वाला पार्ट बना दिया, ये कांस्टेंट वाला पार्ट बना दिया। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये इधर जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं BC पार्ट। BC पार्ट में क्या आपका T कांस्टेंट है और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, P बढ़ेगा तो V घटेगा, P बढ़ेगा तो V क्या होगा आपका घटेगा, या P घटेगा तो V बढ़ेगा।
ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, या तो ये हो सकता है और या तो आपका ये हो सकता है। ठीक है क्या, तो कौन सा हो रहा है यहाँ पे, टी हमारा कांस्टेंट है तो टी तो है ही नहीं, तो क्या बनेगा आपका P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। इसका मतलब P को जैसे हम अगर बढ़ाएंगे, P को अगर मैं बढ़ाऊँ ऊपर की ओर तो V क्या हो जाएगा आपका, घटता जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं सी डी पार्ट में अगर बात करूँ तो P फिर से कांस्टेंट है, तो P फिर से कांस्टेंट है तो ये ऐसा सीधा लाइन बन जाएगा। P फिर से कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका सीधा लाइन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर डी ए की पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो ये कुछ इस प्रकार से आपका सीधी लाइन बनेगा, ये ऐसा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, PV डायग्राम बनेगा। क्लियर है क्या, कुछ इस प्रकार से आपका PV डायग्राम बनेगा। तो ये प्रोसेस से होके आपको गुजरना होगा, तब जाके आपको ये रिजल्ट जो है वो मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन सा पार्ट है आपका, कौन सा निकालना है, पीटी डायग्राम निकालना है। ठीक है क्या, पीटी डायग्राम कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, पीटी डायग्राम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, P और इधर क्या है आपका T है। ओके, तो पीटी डायग्राम में क्या हो जाएगा, देखिए ए बी पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए P आपका क्या है, कांस्टेंट है। P फिर से क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, तो मैंने इसको कांस्टेंट बना दिया। ये कुछ इस प्रकार से देखते हैं ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, है ना, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। देन बी सी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो T कांस्टेंट है। बी सी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो T कांस्टेंट है, तो T हमारा सपोज ये क्या हो जा रहा है, हाँ, और T क्या हो रहा है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, T क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा वाला पार्ट है आपका, BC पार्ट। हाँ, BC पार्ट, और क्या हो रहा है आपका, V वहाँ पे कम हो रहा है। V क्या हो रहा है वहाँ पे, कम हो रहा है। V तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जा रहा है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, CD पार्ट में फिर से P कांस्टेंट है। CD पार्ट में फिर से P क्या है आपका, कांस्टेंट है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, और हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा T जो है वो डाउन जा रहा है। T जो है क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, इस वजह से इधर आया। अगर बढ़ता तो क्या होता आपका, ये नीचे भी बनाया जा सकता है इसको, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, बढ़ता तो इस डायरेक्शन में रहता, घट रहा है इस वजह से इस डायरेक्शन में है। चलिए DA क्या है आपका, DA में क्या है, फिर से आपका यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है। हाँ, ये जो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और क्या हो रहा है आपका, P इज़ इंक्रीजिंग एंड T इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। P इज़ इंक्रीजिंग एंड T इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं इसको ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो रहा है, इसमें तो T क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आपका, T जो है वो घट रहा है। कौन सी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, DA पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी क्या हो रहा है, T घट रहा है ना। एक्चुअली में क्या हो रहा है आपका, ये वाला जो पार्ट जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है यहाँ पे ये जो है डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है क्या, ये जो है पार्ट ना लेकर के हम ये वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका पीटी डायग्राम। ठीक है क्या, इससे पहले क्या देखे हम, पीवी डायग्राम इसका और पीटी डायग्राम। किस डायग्राम का, जैसे आपको दिया गया है, जैसे आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था ओवरऑल पीवी डायग्राम दिया गया, सॉरी वीटी डायग्राम दिया गया था, है ना। ये क्या दिया गया था, वीटी डायग्राम दिया गया था। तो उस वीटी डायग्राम का हमने पीवी डायग्राम निकाला और क्या निकाला, पीटी डायग्राम निकाला। तो आप लोग के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे। और अगर सपोज़ क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना रहेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं। ये जो है, हाँ, ये आपका पीवी डायग्राम है, दैट इज़ नथिंग बट योर पीवी डायग्राम। और ये कुछ इस प्रकार से है आपका, है ना। ये डायरेक्ट फ्लैट नहीं है, सीधी सीधी लाइन नहीं है ये, है ना, सीधी सीधी लाइन नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से है भाई, ऐसा।
सीधी लाइन नहीं है ना, सीधी लाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है क्या, ये हो जाएगा आपका दिस वन इज़ ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ये कुछ इस प्रकार से पीवी डायग्राम दिया हुआ है। तो पीटी डायग्राम आप निकालिए और वीटी डायग्राम आप निकालिए। ठीक है, चलिए नंबर 3। ये तो बहुत ही इजी है। ये आपका ए बी हो गया, और ये कितना हो गया, सी हो गया, और इसमें देखिए 3 ही भुजाएं हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पीटी डायग्राम आपको दिया गया है, और इसके लिए क्या निकालना है आपको, पीवी डायग्राम निकालना है और वीटी डायग्राम निकालना है। पीवी डायग्राम निकालना रहेगा, और कौन सा डायग्राम निकालना रहेगा आपका, वीटी डायग्राम निकालना रहेगा। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग को करने होंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? मेरे ख्याल से कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस है ना, कोई सब्सटेंस है आपके पास, और उस सब्सटेंस का, या बोल सकते हैं 1 kg आपके पास सब्सटेंस है, या 1 ग्राम आपके पास कोई सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है, कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसे सपोज अगर पानी ही दिया हुआ है आपको, तो उस पानी का जो 1 kg अगर पानी दिया हुआ है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद इसके 2 टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, है ना। एक होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी के नाम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो सीपी और सीवी, है ना। तो सीवी क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना। सीवी क्या होता है आपका? एट कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो किसी भी 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक वैसे ही आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ हीट, द amount of heat required to raise 1 degree Celsius temperature of unit mass substance is called heat capacity. Heat capacity of that substance, of that substance। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये क्या है हमारा जो हीट कैपेसिटी है ना, मतलब दैट इज नथिंग बट डेल क्यू, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये तो उसके मास पे डिपेंड करेगा। एक तो उसके किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? उसके टेम्परेचर को हम कितना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि उसके टेम्परेचर को हम कितना बढ़ा रहे हैं, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो डेल क्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। क्या हो जाएगा आपका? एम डेल्टा टी। तो डेल क्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज सी एम डेल्टा टी, या अनदर फॉर्म में इसको डी टी के फॉर्म में अगर जैसे लिखें तो ये कितना हो जाता है? डी क्यू इक्वल टू सी एम डी टी। ये कुछ इस प्रकार से, और इस सी को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। और इसको सी तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों से आप अवेयर रहेंगे। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज़ एम एस डी टी, है ना, एम एस डी टी, जो कि बराबर है आपका एम सी डी टी के। किसके बराबर है? एम सी डी टी के। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये सीवी देखते हैं।
स्पेसिफिक हीट, अच्छा हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे और कुछ कुछ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज़ डी टी, एंड दैट इज गोज टू एम एस, देन एस इज गोज टू कितना हो जाएगा आपका 1/m डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहीं से इसका डेफिनेशन निकला है ना। अगर m इक्वल टू अगर मैं 1 यूनिट ले लूँ और डी टी इक्वल टू कितना ले लूँ 1 सेंटीग्रेड ले लूँ, ऐसा कि कुछ इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा, दिस एस इज़ नथिंग बट योर डी क्यू। तो यही हीट जो है, जितना हीट जो हम बोल रहे हैं, जितने हीट की रिक्वायरमेंट है करके बोल रहे हैं, वही हीट क्या हो जाएगा आपका एस बन जाएगा, विच इज़ नथिंग बट योर हीट कैपेसिटी। ठीक है क्या, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज़ एस इज इक्वल्स टू, या ये इसी को हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी को भी आपको याद रखना है ना, सी और एस जो है एक ही चीज़ है, दैट इज़ नथिंग बट योर हीट कैपेसिटी, एंड एस इज इक्वल्स टू 1/m डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ तक क्लियर है क्या, चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका सी वी, है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट जो है, जो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट पढ़े हैं, है ना, ये हमने पढ़ रखा है, तो इससे कैसे डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे जो हम यूनिट मास लिए हैं वहाँ पे 1 मोल लेंगे, है ना, 1 मोल सब्सटेंस लेंगे। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है क्या, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise 1 degree Celsius temperature of 1 mole substance, 1 mole substance is called specific heat, specific हीट। ठीक है क्या, देन दिस सी पी इज गोज टू डायरेक्ट, सॉरी सी वी इज गोज टू, है ना, इसको मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, दैट इज़ 1/n डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। या इसी को डी क्यू इक्वल टू का हम क्या लिखते हैं, एन सी वी डी टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन सी वी डी टी भी लिखते हैं। डी क्यू को हम क्या लिखते हैं, एन सी वी डी टी भी लिखते हैं। ये वाला फार्मूला मैं यहाँ से लिख दिया हूँ डायरेक्ट, है ना, ये वाला जो फार्मूला है वहाँ से लिख दिया हूँ। एम की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा है, एन लिखा हुआ है। ठीक है क्या, चलिए ठीक है। हाँ, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एस के यूनिट की अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़, देखिए ऊपर में क्या है आपका, ये डी क्यू क्या है आपका, एनर्जी है, तो ये कितना हो जाएगा जूल, जूल पर ये केजी, है ना, एम है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी या ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीग्रेड। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, या कैलोरी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो 1 कैलोरी, ये क्या हो जाएगा आपका कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ये कुछ इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट जो है कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे भी जैसे आप, मैं अगर सी वी का अगर लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जूल हो गया पर मोल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एन इक्वल टू, जैसे मैं अगर रख रहा हूँ तो ये एन की क्या है आपका मोल है, तो कितना हो जाएगा मोल, दैट इज़ सेंटीग्रेड। ये कुछ इस प्रकार से, राइट, या कैलोरी पर मोल सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो टेम्परेचर जो है अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो डिग्री सेल्सियस में लेंगे, अगर केल्विन में दिया हुआ तो इसको केल्विन में भी लेना रहता है ना। केल्विन में अगर दिया हुआ है तो उसको किस में ले सकते हैं हम, केल्विन में ले सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन सी वी डी टी। देखिए अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैं अगर बात करूँ, है ना, तो वहाँ पर क्या है आपका, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं देखूँ तो दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी यू प्लस कितना हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा, एंड दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका पी डी वी होगा, था यही होता है पी डी वी। और यहाँ पे वी क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डी वी कांस्टेंट हो गया, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डी क्यू है ये कितना हो जाएगा आपका डी यू के बराबर हो जाएगा, और इसमें डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू का जो वैल्यू है दैट इज एन सी वी डी टी,
तो बहुत बार जब हम इंटरनल एनर्जी को हम क्या किसके बराबर लेते हैं, एन सी वी डी टी के बराबर लेते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको मिलता है। सॉरी। चलिए, ये जो हमारा डी यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। ये देखिए, इसको कैसा लिखा जा सकता है, ये डी यू अपॉन कितना है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे एन इक्वल टू 1 मोल के लिए अगर लूँ, एन इक्वल टू 1 मोल अगर ले लूँ मैं, है ना, एन इक्वल टू अगर 1 मोल ले लूँ तो उस केस में कितना हो जाएगा, दैट इज डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी। ओके, देन सी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे। सी वी इक्वल्स टू कितना होता है आपका, डेल यू अपॉन डेल टी होता है। यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी है, यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी है। चलिए देखते हैं दूसरा, सी पी के बारे में देखते हैं अब। Cp specific heat at constant pressure, specific heat at constant pressure, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, चलिए, तो इसका मैं डेफिनेशन फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस एट, अच्छा यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये छूट गया था, इसको आप कर लीजिएगा, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है क्या, ठीक वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर सी पी इज गोस टू 1 अपॉन एन डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका सी पी का रिजल्ट जो है। ठीक है, नेक्स्ट है होता है आपका मेयर इक्वेशन। ठीक है क्या, मेयर इक्वेशन, ठीक है। तो मेयर इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मेयर इक्वेशन का फॉर्मूला बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज सी पी माइनस सी वी दैट इज इक्वल टू एन आर, और एन इक्वल टू 1 मोल के लिए होता है। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है क्या, और एन क्या है, एन इक्वल टू अगर मैं 1 मोल अगर ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, आर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर इक्वेशन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसको मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ हाँ, यहाँ पे एक और टर्म देखने वाले हैं हम, दैट इज गामा। गामा इक्वल टू होता है आपका सी पी अपॉन सी वी। क्या होता है आपका, गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। इसको भी याद रखेंगे, गामा इक्वल टू क्या होता है आपका, सी पी अपॉन सी वी। और गामा होता क्या है आपका, इन जनरल गामा को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट जो ये जो गामा जो है, ये कुछ इस प्रकार से एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको मिल रहा था, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो मिल रहा था, तो वहाँ से ये एडियाबैटिक कांस्टेंट आया है। और एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू कितना है आपका, सी पी अपॉन सी वी है। कितना है आपका, सी पी अपॉन सी वी है। क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रुकिए ये कैसे हो जा रहा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे मैं पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, सपोज कोई पार्टिकल स्पेस में है, ये आपका पार्टिकल जो है स्पेस में है। अब इसके मोशन को अगर मैं डिस्क्राइब अगर करना चाहूं, है ना, सपोज ये पार्टिकल जो है स्पेस में है और इसके मोशन को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, तो ये 3 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। एक आपका एक्स डायरेक्शन में, एक आपका वाई डायरेक्शन में, और एक आपका कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये 3 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ठीक है क्या। अब चलिए देखिए, तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपका, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच इज
रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम, अ डायनामिकल सिस्टम। सपोज कोई सिस्टम जो है अगर मूव कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या मोशन में है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ independent coordinate, the number of independent coordinate to describe a system, the number of independent coordinate need to describe the motion of a dynamical system is called degrees of freedom, ठीक है क्या, ये क्लियर है। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड एज एफ, किससे डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं 1D में अगर बात करूं, अगर कोई डायनेमिकल सिस्टम जो है वो अगर केवल 1D में अगर मोशन कर रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, F in 1D है ना, F in 1D ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n माइनस के, 3n, 1 मिनट, n माइनस के है ना, ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस के, जहाँ पे n क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, और k क्या है आपका कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है क्या। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे मैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं या कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपका ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया है, जिसका मास m है, इसका मास m2 है, तो ये देखिए ये जो है बंधा हुआ है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है आपका कंस्टेंट है। तो कंस्टेंट की जो नंबर है यहाँ पे वो कितना है, सिंगल है, डायटोमिक के लिए क्या है यहाँ पे सिंगल है, क्योंकि ये जो है इस स्ट्रिंग से क्या हुआ है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब जैसे मान लिया जाए अगर मैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, इस प्रकार का ट्राइटोमिक नॉन लीनियर है ना, ये इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स को लिखते हैं। अब जैसे लीनियर में अगर मैं देख लूँ तो लीनियर मॉलिक्यूल अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है कुछ इस प्रकार से, अगर जो है जैसे मैं CO2 की अगर मैं बात करूँ है ना, ये H2O की बात होती है यहाँ पे, H और ये क्या होता है आपका O होता है, और ये CO2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सब C हो गया, C जो है डबल बॉन्ड से दोनों तरफ जुड़ा हुआ रहता है, तो ये यहाँ पे जो कंस्टेंट्स का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कंस्टेंट्स का वैल्यू लेते हैं, ठीक है क्या। जैसे मैं F2D की अगर मैं बात करूँ तो 2D में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपका 2n माइनस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं 3D में बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3n माइनस के हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से है ना, 1D 2D 3D में कुछ इस प्रकार से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हो, ठीक है। दैट इज 1D में कितना हो जाएगा आपका n माइनस के हो जाएगा, 2D में कितना हो जाएगा आपका 2n माइनस के हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3n माइनस के हो जाएगा। ये हो गया आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम की ओर। इक्विपार्टीशन थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम हमको क्या बोलता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन, अगर कोई डायनामिकल सिस्टम अगर मोशन कर रहा है तो जितने भी उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है, जितने उसके क्या होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो एनर्जी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका हाफ kBT होगा। हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होगा, हाफ kBT होगा। इसको आप याद रखेंगे है ना। ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम contribute half kBT energy to the system. Each degrees of freedom contribute half kBT energy to the system.
ठीक है क्या? जैसे मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है जो जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ है ना, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है किसके, कोई सपोज अगर सिस्टम है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है कितने हैं आपके एफ हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी लिखेंगे हम, है ना, एनर्जी जो टर्म जो होगा दैट इज़ नथिंग बट योर 1/2 एफ के बी टी, है ना। अगर मैं 1D की अगर बात करूँ तो 1D में क्या लिखूंगा उसको, दैट इज़ U इज इक्वल्स टू हाफ एफ के बी टी, ठीक है। अगर मैं 2D की अगर मैं बात करूँ तो 2D में क्या हो जाएगा ये, दैट इज़ नथिंग बट 2 × हाफ के बी टी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है क्या। अगर मैं 3D में अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इंटू 1/2 एफ के बी टी। तो ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल, ठीक है क्या। अगर सिंगल पार्टिकल है तो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर एन पार्टिकल हो गया तब क्या होगा, क्या चेंजेस होगा इसमें, तो 1D में यूज कोस टू कितना हो जाएगा, दैट इज n/2 एफ के बी टी हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2, और ये n/2 एफ के बी टी हो जाएगा, और नंबर 3 कितना हो जाएगा, 3n/2 एफ के बी टी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जीज़ को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया जाए आपको इंटरनल एनर्जी मिल गई है ना, आपको सपोज इंटरनल एनर्जी मिल गई है, जैसे f/2 के बी टी, यही था आपका 1D का क्या था आपका, f/2 के बी टी था, ये आपको एनर्जी मिल गई है, ये आपका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो हम देखे थे सी वी इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, डेल यू अपॉन कितना होता है, डेल टी होता है, सी यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, डेल यू अपॉन डेल टी होता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, दैट इज f/2 के बी, क्या मिलेगा, f/2 के बी मिलेगा, क्लियर है क्या। हाँ चलिए देखिए इसमें अब हमको क्या निकालना है, CP निकालना है। CP इज़ व्हाट, CP हमको अगर निकालना है तो CP कैसे निकलेगा यहाँ पर से, है ना। तो हमको क्या चाहिए रहेगा, देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, लेकिन देखिए ये R में है, लेकिन ये तो किस में आ रहा है आपका, KB में आ रहा है, ठीक है, N के B में आ रहा है, जैसे भी है, ठीक है। अगर मैं इसको N पार्टिकल्स के लिए अगर लिख दूँ, N पार्टिकल के लिए लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, FN के बी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, FN के बी अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है क्या। ये आपका सिंगल पार्टिकल के था, इसको मैंने N पार्टिकल के लिए लिख दिया है ना, फॉर N पार्टिकल के लिए मैंने इसको लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज FN के बी अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि FN के बी जो है वो आपका बराबर होता है, 1 मिनट रुकेगा, हाँ, N के बी जो होता है ये NR के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये मोल हो गया है ना। के बी क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या कौन सा कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया आपका, के बी जो है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट हो गया। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है कि एन के बी जो है किसके बराबर होता है आपका, एन आर के बराबर होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन से आता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तो आप केवल इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी पी माइनस कितना हो जाएगा आपका, सी वी का वैल्यू कितना है आपका, अच्छा, तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज FN/2 लिख सकते हैं, इसको FN/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, FN/, अपॉन कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू R, देन CP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए उधर जाके प्लस हो जाएगा, R बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज NF/2 + 1, और ये कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। फॉर 1 मोल की अगर मैं बात करूँ, फॉर n इक्वल टू 1 मोल की अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए CP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज F/2 + 1, तो ये कितना, और इंटू R, तो ये क्या मिल गया आपको, CP मिल गया, और ये क्या मिल गया था आपको, R मिल गया था ये, ठीक है, सॉरी CV मिल गया था आपको। अगर 1 मोल के लिए अगर मैं यहीं पे लिखूँ, है ना, CV फॉर 1 मोल, फॉर n इक्वल टू 1 मोल, ठीक है क्या। 1 मोल के लिए CV कितना हो जाएगा आपका, दैट इज F/2 R। ये देखिए CP और CV आपको मिल गया, CP और CV आपको मिल गया। तो यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर गामा आप निकाल सकते हैं। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज CP/CV, और CP कितना है आपका, दैट इज F/2 + 1, और ये कितना हो जाएगा इंटू R, ये R, और नीचे कितना हो जाएगा F/2 R, तो R आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर से
तो f अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना बचेगा, ये 1 अपॉन f अपॉन टू, ये कुछ इस प्रकार से इसको मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया। तो ये फाइनली क्या बचेगा आपका, दैट इज़ 1 प्लस 2 पर चला जाएगा तो 2 अपॉन f। तो गामा इक्वल टू, या बोल सकते हैं Cp अपॉन Cv का जो वैल्यू है वो कितना आता है आपका, दैट इज़ 1 प्लस 2 अपॉन f। ये दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ 1 प्लस 2 अपॉन एफ, ये कुछ इस प्रकार से आपका आता है। इसको आप याद रखेंगे, और याद रखने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब लिखने आना चाहिए जहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसको कर पाएँ। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है, एकदम सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हो गया। ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए। क्या होगा, Cp Cv और गामा का वैल्यू है ना, तो मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है क्या, मोनोटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं तो मोनोटॉमिक गैस में क्या होगा, आपका सिंगल एटम से मिलके कोई गैस बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटॉमिक गैस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं सिंगल अगर एटम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये आपका सिंगल एटम है। ठीक है क्या, हाँ चलिए, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ जो है ये कितना हो जाएगा, 3n माइनस के। यहाँ पे कोई कंस्टेंट्स है क्या, इसके पास कोई कंस्टेंट है क्या, कंस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंस्टेंट नहीं है तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो f इक्वल टू 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा आगे जो है। तो सपोज अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है अगर मैं 1 ले लूँ, है ना, n को अगर मैं क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, n इक्वल टू अगर 1 कर दूँ तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अगर f इक्वल टू 3 है तो u कितना हो जाएगा, u कितना होता है आपका, दैट इज f/2 kBt होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 kBt। कितना हो जाएगा आपका, 3/2 kBt। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2, हाँ 3/2 ये कितना हो जाएगा, R, है ना, 3/2 कितना हो जाएगा आपका R। यहाँ पे आर नहीं होगा, Cp और Cv, है ना। पहले तो Cv निकाल लेते हैं, तो Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डेल टी हो जाएगा। तो ये 3/2 कितना हो जाएगा आपका, Kb हो जाएगा। 3/2 कितना हो जाएगा आपका, Kb हो जाएगा। तो Cv निकल गया, तो Cv इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 R लिख सकता हूँ। 3/2 क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने n इक्वल टू वहाँ पे 1 चूज़ किया है। तो n इक्वल टू जो स्मॉल n है, n इक्वल टू 1 मोल चूज़ करना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 R हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, Cv मिल गया। ठीक वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, Cp निकाल सकते हो। तो Cp इक्वल टू कितना होता है आपका, Cp माइनस Cv जो है किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज R प्लस Cv। और ये कितना है आपका, R प्लस दैट इज नथिंग बट योर 3/2। 3 कितना है आपका, 3/2 R। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5/2 R। तो Cp कितना मिल गया आपको, 5/2 R। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं गामा निकालना चाहूँ तो ये कितना होता है, Cp अपॉन Cv होता है। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 5/2 R। और ये कितना हो जाएगा आपका, 3/2 R। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, R गेट कैंसिल, और ये कितना बचेगा आपका, 5/3। तो यहाँ पर से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 1 जा 3 6 जा और 3 6 जा 6 6 6 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो 1.67 ये कितना आता है आपका, गामाज का वैल्यू जो है वो कितना आता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1.67 कितना, एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है आपका, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे एक कंस्टेंट है, ये बंधा हुआ है तो कंस्टेंट हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये कितना हो जाता है आपका, 3n माइनस के होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। यहाँ पे जो हम देख रहे थे पिछले मोनोटॉमिक गैस में, तो तीनों जो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था वो क्या था आपका, सभी ट्रांसलेशनल मोशन का था। किसके लिए था, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था। यहाँ पे 5 आ गया है तो ये 3 जो है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। और 2 जो है किसके लिए है, आपके रोटेशनल के लिए है। 2 किसके लिए है आपका, रोटेशनल। तो 5 जो है उसमें से 3 क्या करेंगे, आपके ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, और 2 जो है क्या करेंगे, आपके रोटेशनल मोशन करेंगे। ठीक है क्या। हाँ, अभी जो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, है ना, ये क्या है आपका, ये जो भी मिल रहा है ना, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे है ना, ऑर्डिनरी
टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशनल का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है, तो दो और वाइब्रेशनल जो है क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, देखेंगे उसके बारे में। तो ये कितना हो गया, F = 5 हो गया। देन U = कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 5/2, ये कितना हो जाएगा kBT, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज CV = कितना हो जाएगा आपका 5/2, और ये कितना हो जाएगा kB, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज 5/2 R। देन CP = कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5/2 R + R, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। CP - CV = R होता है, तो CP = कितना हो जाएगा, CV + R, CV + R, ठीक है क्या। तो ये कितना बचेगा हमारा, दैट इज 7/2 R। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर से हम गामा की अगर वैल्यू निकालें तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 7/2 R अपॉन कितना हो जाएगा 5/2 R। तो ये फाइनली कितना बचेगा, 2 गेट कैंसिल, R गेट कैंसिल, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1.4। तो गामा कितना मिला डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1.4, ठीक है। पहले वाली कितना मिला था, दैट इज 1.67, और दूसरे वाली कितना मिल गया, दैट इज 1.4, ठीक है। चलिए अब एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, अगर मैं हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, तो 3 आपके ट्रांसलेशनल है वो तो रहते ही हैं, और 2 आपके रोटेशनल है वो तो रहेंगे ही, और इस 2 रोटेशनल के साथ साथ आपका 2 वाइब्रेशनल भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 2 वाइब्रेशनल भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ऐड हो जाते हैं। क्लियर है क्या, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 क्या हो जाता है आपका, वाइब्रेशनल हो जाता है। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो डिग्रीज जो है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है क्या। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल गया। देन U कितना हो जाएगा आपका, यहीं से निकाल लेते हैं सीधा 7/2 kBT, या उसके बाद CV कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ΔU अपॉन ΔT, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 R हो जाएगा, और CP कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 9/2 R हो जाएगा। देन गामा = अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज CP अपॉन कितना CV, CP अपॉन CV, तो ये CP कितना है आपका, दैट इज 9/2 R, और ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 R, तो ये R गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, 9/7 ये गामा, और गामा = कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1.2, 1 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, देन कितना बचा 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 8, और फिर से एक बार और जाएगा तो 1.28 इज़ ओके। तो गामा = कितना मिल गया आपको, दैट इज़ 1.28 मिल गया एट हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में आप याद रखेंगे इसमें, जैसे आपका कोई भी मॉलिक्यूल है ना, अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। तो मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल मोशन तो होता ही है, और इसके साथ साथ ये क्या करने लग जाता है आपका, वाइब्रेशनल मोशन करने लग जाता है। यहाँ पे बॉन्ड जो है ना, ये जो बॉन्ड जो रहता है वो टूट जाता है, ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये बॉन्ड ही तो रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा था, है ना। इसको हम कैसा बॉन्ड इसको कंसिडर किए थे हम, नॉन रिजिड रोटेटर हम पढ़े थे मॉलिक्यूल में, ठीक है क्या, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो ये क्या होता है आपका, बॉन्ड लिंक जो है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, ट्राइटॉमिक गैस, सॉरी ट्राइटॉमिक गैस, ठीक है। ट्राइटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक होता है आपका लीनियर का, लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है क्या, और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर का, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नॉन लीनियर का, ठीक है। तो लीनियर के केस में क्या होगा, जैसे मैं CO2 की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, ठीक है क्या। तो ऐसे लीनियर में जुड़ा रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे CO2 को ही नहीं ले रहा हूँ, तो सिंपली जो है ये ऐसा कुछ इस प्रकार से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है अगर कोई मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट योर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल विथ लीनियर, है ना, लीनियर। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, जो एन का जो वैल्यू है वो तो 3 रहेगा, 3 एटम है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये नॉन लीनियर है तो, नॉन लीनियर है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 3 रहेगा, लेकिन k का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बनेगा दैट इज 3n माइनस k एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 इज 7, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज f इज इक्वल्स टू 3n माइनस k, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 6 क्या हो जाएंगे आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? जैसे आप u निकालना चाहेंगे तो u निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 kBT हो जाएगा ये डायरेक्ट। और आप जैसे CV निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा ये CV निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये दैट इज नथिंग बट योर 7/2 R, और CP कितना हो जाएगा एक इसमें जोड़ देते हो तो 9/2 R। ठीक है क्या? देन गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज CP अपॉन CV, तो ये कितना है आपका 9/2 R अपॉन कितना हो जाएगा 7/2 R। ये कुछ इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 2 गेट कैंसिल, R गेट कैंसिल, 9/7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 जा, अभी देखे थे क्या 9/7 का अभी देखे थे है ना, ये कितना था 1.28, कितना रहेगा दैट इज नथिंग बट योर 1.28। तो ये क्या मिल गया आपका लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाएगा आपका u की जो है दैट इज 6/2 है ना, 6/2 kBT दैट इज नथिंग बट योर 3 kBT, ये u है आपका। ठीक है, अब CV अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2, इसी का क्या हो जाता है आपका हाफ हो जाता है। क्लियर है क्या? सॉरी हाफ नहीं होता है, दैट इज 3R हो जाएगा है ना, 3R हो जाएगा या 3 KB हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से है ना। CV क्या होता है आपका डेल U अपॉन डेल T होता है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे CV निकालेंगे तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। CP में एक जोड़ देते हैं तो 4R हो जाता है, और गामा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका CP अपॉन CV, तो CP कितना है आपका दैट इज़ 4R और CV कितना है आपका 3R, R गेट कैंसिल 4/3 इज नथिंग बट 1.33, तो गामा इक्वल टू कितना मिल गया 1.33 मिल गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अब हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड एनर्जी ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर में। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में हमने देख रखा है कि जो क्या होता है बॉन्ड लेंथ जो है टूट जाता है, वाइब्रेशनल मोशन उसमें क्या होने लगता है। ठीक है क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, देखो ये आपका C हो गया और ये डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ये किससे बंधा हुआ है? डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। इस वजह से वो हाई टेम्परेचर में भी क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता है। आपको याद रखना होगा कि ये हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में क्या नहीं होता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है। ठीक वैसे ही आपको मैं एक और दूंगा दैट इज़ नथिंग बट योर HCN। किसके लिए? HCN के लिए। तो HCN में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है और ये वाला जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये वाला क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक जो है वो बॉन्ड टूटेगा और दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को निकालना रहेगा, ये आप लोग निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो इन जनरल जो फार्मूला हम जो लेते हैं दैट इज 3n - k जैसे लेते हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, 3 मॉलिक्यूल है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट k इक्वल टू 2। ये इधर से बंधा हुआ है और इधर से बंधा हुआ है, बस इतना देखना है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है वो आपको नहीं देखना रहेगा, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका F जो है कितना हो जाएगा 3n - k, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 - 2 दैट इज 7। तो F कितना मिल गया 7 मिल गया। देन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 7/2 kBT हो जाएगा। देन CV की अगर मैं बात करूँ तो डेल U अपॉन कितना हो जाएगा डेल T दैट इज इक्वल टू 7/2 kB। और अगर मैं CV की बात करूं तो 7/2 R। CP की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ +1 हो जाता है, तो 9/2 R। और देन नेक्स्ट अगर गामा की अगर मैं बात करूं तो गामा इक्वल टू कितना होता है CP/CV होता है। तो सारी चीज़ें जो है रेस्ट ऑफ द टर्म जो है आप क्या कर सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से। तो इसको कटाओगे तो कितना बचेगा 1.28 बचेगा, दैट इज़ गामा इक्वल टू कितना बच गया आपका 1.28 बच गया। इसके लिए आपको निकालना रहेगा। ठीक है क्या, एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो आज की क्लास को केवल यहीं पे ख़त्म करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज सीखी हैं, तो इन सब को आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो होमवर्क आप लोग को दिया गया है उसको आप करते हुए चलिए, और इससे एक क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, है ना। इस या तो इससे हो गया, या इससे पहले मैंने जो जो कर्व कराए थे आप लोग को वहाँ से, है ना। ये सब जो हमने पढ़ रखा है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है क्या। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।